जी आवाज का बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है आवाज। ओके ओके फाइन। आज हमने करनी है सीवीएस पैथो फ्रॉम डबल ए 347 पेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन, विच वॉल्व्स आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन रोमेटिक हार्ट डिजीज। तो कल मैंने रोमेटिक हार्ट डिजीज में आपको कहा था कि माइट्रल वॉल्व, अगर यहाँ पे माइट्रल वॉल्व की ऑप्शन गिवन होती तो फिर हमने माइट्रल वॉल्व की तरफ जाना है रादर देन अयोटिक वॉल्व। अगर माइट्रल और अयोटिक दोनों की ऑप्शन गिवन है तो फिर हम उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर हाल ही यहाँ पे माइट्रल गिवन होती तो मोस्ट कॉमनली जो है वो माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज में। और अगर दोनों की ऑप्शन हो तो फिर हम उसमें दोनों की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, द नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद। जो नियोप्लास्टिक डिजीज होती है, जो नॉन बैक्टीरियल होगा, जाहिर है उसके अंदर कोई बैक्टीरियल या कॉज नहीं होगा। ठीक है, अब हमने बैक्टीरिया कौन कौन से पढ़े हैं फॉर एंडोकार्डाइटिस? जी, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के लिए स्टेफ बैक्टीरिया स्टेफ ओरियस सेफोरियस स्टेफ फाइन। सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के लिए विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट प्रोस्थेटिक वॉल्व के ऊपर अगर हम एंडोकार्डाइटिस की बात करते हैं तो एपिडेर्माइटिस एपिडर्माइडस। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो नॉन बैक्टीरियल होगा जाहिर है वो नियोप्लास्टिक डिजीज, टर्मिनल नियोप्लास्टिक डिजीज के साथ जो है वो नॉन बैक्टीरियल thrombotic endocarditis होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, old man patient had a history of headache in the temporal region, thick cord like vessels in that area, on biopsy joint cells were seen, what other findings did we see? ये कौन सी किस चीज डिजीज की हिस्ट्री बता रहा है? अगर आप लोगों ने मेरे साथ वेस्कुलाइटिस किए हो, जॉइंट सेल की जॉइंट सेल आर्टराइटिस के साथ है, उसके अंदर ये ईएसआर रेज्ड, ईएसआर मोर देन 110। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर, द बर्जर डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो स्मोकिंग के साथ हमें पता है बर्जर डिजीज जो होती है दैट इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव, द सेप्टिक शॉक मेनली कॉज्ड बाय व्हाट? तो सेप्टिक शॉक में हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है, माइक्रो की थी आप लोगों ने मेरे साथ। यस ठीक है जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज कौन से हैं कोकाएज में अगर आप बताएं तो? नहीं की? कुछ ने किया, कुछ ने नहीं की। अच्छा, ये बता दें कि हमारे पास जी स्टेफ सॉरी। थे ना, स्टेफलोकोकस में थे ओरियस और स्टेप्टोफाइटन्स और एपिडर्मस, ठीक है, कुछ सही ऐसे है, करके। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और अगर जिन लोगों ने नहीं की है वो भी ये सुन लें। ठीक है, ये जो स्टेप्टोकोकस स्टेफलोकोकस होते हैं ये मेनली सेप्टिक शॉक्स वगैरह या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स करते हैं। ठीक है, स्टेफ ओरियस मेनली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इन दो बैक्टीरियाज के मेनली, जो कि ये सारी जो है वो चीजें कर रहे होते हैं लाइक सेप्टिक शॉक, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, मायोक्साइड डीजनरेशन इज एसोसिएटेड विद। अब इसके नाम में लिखा था मायोक्साइड। ठीक है, मायोक्साइड डीजनरेशन बाज दफा मसल्स की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि माइटल वाल्व अगर प्रोलैप्स हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है वो मायोक्साइड डीजनरेशन हो जाती है। जैसे मायोक्सोमा होता है, मायोक्सोमा जैसे होता है वो कार्डिक ट्यूमर होता है जो बड़ों में होता है। ठीक है, तो वैसे ये मायोक्साइड डीजनरेशन अगर होनी है तो वो क्या होगा कि माइटल वाल्व जब प्रोलैप्स कर जाएगा तो उसकी वजह से मायोक्साइड डीजनरेशन हो जाती है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। क्वेश्चन नंबर आ रही है। patient has pericardial friction rub with rearranged RFTs. What is the cause of pericarditis? तो फाइब्रेनस पेरिकार्डाइटिस। जब भी इस तरह आपके पास पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के साथ आरएफटीज वगैरह डैमेज होंगे तो ये फाइब्रेनस पेरिकार्डाइटिस के अंदर आएगा। ठीक है, और ये ज्यादातर ऑटोम्यून डिजीजेस के साथ एसोसिएशन आ जाती है। ठीक है, आगे अभी ये सेवंथ एमसीक्यूज में देखें, जैसे a woman was watching a cricket match and developed the Malar rash. She has history of arthritis. What is the complication? तो पेरिकार्डाइटिस। अगर इसमें ये पेरिकार्डाइटिस मैं बोलूँ तो ये फाइब्रेनस पेरिकार्डाइटिस होगा ज्यादातर। और ये कौन सी डिजीज है जिसके अंदर मैलर रैश होता है और आर्थराइटिस भी होगा? इससे भी
SLE. Okay, SLE. Very good. Question number 8. The 35-year-old man died suddenly. Autopsy finding nil. Toxicology shows cocaine and its metabolite in the blood. The cause of death क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास केमिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो डैमेज करेंगे और उसके वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड्स बन जाएंगे बिटवीन द मसल्स। तो उसकी वजह से सडनली डेथ होगी। नाइन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एथेरोमा क्या होता है? डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन विद चेस्ट पेन फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 hours विच एंजाइम विल बी रेज? तो क्या है? CKMB। तो पहले और में क्या है हमारे पास? गोल्ड स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड से शुरू कर लेते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या PG. है? ECG। PG. ECG, वेरी गुड। पहले और के अंदर हमारे पास क्या है? Myoglobin. सॉरी, Myoglobin. मायोग्लोबिन। पहले 1 से 2 घंटे में मायोग्लोबिन। सेंसिटिव कौन सा है? मैं सेंसिटिव हूँ myoglobin. मायोग्लोबिन। स्पेसिफिक कौन सा है? Trop I. ट्रोपाई। ट्रोपाई, वेरी गुड। विद इन 4 आवर्स क्या है? विद इन 4 आवर्स, 3 to 4 hours, 4 hours, 3 hours, CKMB। वेरी गुड। KMB. रिकरेंट MI के लिए क्या है? वो CKMB. CKMB। रिकरेंट MI के लिए क्या है? CKMB। आफ्टर 4 आवर्स क्या है? Trop I. ट्रोपाई, वेरी गुड। मसल्स की अगर ब्रेक डाउन है तो उसमें इनमें से कौन सा है? इसी ऑप्शंस में? Myoglobin. नहीं, मसल्स ब्रेक डाउन में इनमें ऑप्शंस में से कौन सा होगा? CKM. CKMM, वेरी गुड। CKMM, ठीक है। CKMM मसल ब्रेकडाउन में इनमें से जो ऑप्शन में से आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, दैट इज द CKMM। क्वेश्चन नंबर 11, द लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर इज कॉज्ड बाय एओर्टिक वॉल्व डिजीज। से लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑस्कल्टेशन थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम विच ऑफ द हार्ट एरिया क्या है? तो एओर्टिक A2। A1 जो है वो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। ये कल भी मैंने बताया था। जो पल्मोनरी है वो लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होगी। एओर्टिक उससे नीचे होती है। A2 जो होती है वो थर्ड लेफ्ट साइड पे इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। ट्राइकस्पिड जो है वो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे होती है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। और जो माइट्रल है वो भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है लेकिन मिड क्लेविकुलर लाइन पे होती है। माइट्रल जो है वो एपेक्स के एरिया पे होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या होती है? स्लो पल्स आती है। 14, द चाइल्ड विद मशीनरी मरमर जो होता है वो PDA होता है। PDA जो है वो प्री मेच्योर टी के साथ भी एसोसिएटेड होता है। और दूसरा ऐसी डिजीज जिसमें हमें नॉर्मली स्कैन भी कर लें तो फिर भी चांसेस ऑफ डिजीज हो, तो इनमें से कौन सी होती है? PDA. ओके, PDA, वेरी गुड, ठीक है। तो ये याद रखना है कि PDA के साथ जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस मशीनरी मरमर है और उसमें ये सब आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द पार्शियल आर्टीरियल जो ऑक्सीजन है प्रेशर इज 100% सीन इन व्हाट? तो उसके अंदर लेफ्ट टू जब राइट शंटिंग होती है तो ऑक्सीजन के जो प्रेशर है वो 100% आ रहा होता है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, इंक्रीज एस और टाइट्रस किसके अंदर होंगे हमारे पास? रूमेटिक फीवर में। 17, a 65-year-old male with all symptoms of left ventricle failure and pulmonary edema without any previous illness and BP is 125/85 on X-ray cardiomegaly भी शो हो रही है and the cause of heart failure क्या है? बाइकस्पिड कैल्सिफाइड एओर्टिक वॉल्व। अब इसके अंदर क्या है कि वो बता रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो गया, ठीक है, और पल्मोनरी एडीमा भी हो गया। तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हमने ऊपर पढ़ा है कि वो एओर्टिक वॉल्व की वजह से होता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर जब एओर्टिक वॉल्व बाइकस्पिड कैल्सिफाइड हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो ब्लड का वो कम होगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फेलियर है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगी। वो फ्लूइड जो है वो बैकवर्ड टू द लेफ्ट एट्रियम और वहां से जो है वो पल्मोनरी वेन वगैरह में चला जाएगा। उधर जाने के बाद जो है वो लंग्स में जाएगा एंड दैट विल कॉज द पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। तो इस तरह सारी जो है वो सिचुएशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट मीडिएटर ऑफ सेप्टिक शॉक इज इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 किसके लिए होता है? आप लोगों ने मेरे साथ इम्यूनोलॉजी की है।
इंटरल्यूकिन 1 का क्या रोल है? जी। हम तो फीवर के लिए ना। इंटरल्यूकिन 1 फीवर के लिए, इंटरल्यूकिन 2। एक्यूट फेज। अच्छा, 6 वाला एक्यूट फेज के लिए। 6 वाला एक्यूट फेज के लिए, वेरी गुड। तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट हो, कोरियोमाइटिस हो, सेप्टिक शॉक हो, ठीक है, ये जो एक्यूटली कोई इंफेक्शन वगैरह हो रहा है, देन दैट इज विद इंटरल्यूकिन 6। हम्म। इन्फ्लेमेशन एक्यूट फेज, ठीक है ना, तो उसके लिए इंटरल्यूकिन 6 है। तो निमोनिक क्या था हमारे पास? हॉट टी बोन स्टेक। हॉट से इंटरल्यूकिन 1 था। टी से टी सेल्स के लिए इंटरल्यूकिन 2 था। बोन मैरो के लिए इंटरल्यूकिन 3 था। फिर उसके बाद बी सेल्स के लिए और आईजीई के लिए जो है वो हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 था। आईजीए के लिए इंटरल्यूकिन 5 था। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक्यूट फेजेस के लिए एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स के तौर पर हमारे पास क्या था? इंटरल्यूकिन 6। तो ये जो है वो निमोनिक से बेशक याद करना है, या वैसे हॉट टी बोन स्टेक, ठीक है। तो ये इंटरल्यूकिन आते हैं, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, द वाइटल स्टेनोसिस मर्मर बेस्ट हर्ड एट व्हाट? तो एपिक्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद वेस्कुलाइटिस एंड पी एन का इज पॉजिटिव, व्हाट शुड बी द कॉज? इज हेपेटाइटिस बी। तो ये कौन सा वेस्कुलाइटिस है जिसमें एन का पॉजिटिव है? पेन। पैन, ठीक है। पोलीआर्थराइटिस नोडोसा इज द वेस्कुलाइटिस जिसके अंदर पी एन का पॉजिटिव होता है। इसके अलावा पी एन का किस किस डिजीज में पॉजिटिव होता है? अल्सरेटिव में। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस में पॉजिटिव होगा, ठीक है। वेगनर्स के अंदर मेनली पी नहीं होता, ठीक है। वैगन प्लस। का होता है, ठीक है। जो श्रग स्ट्रॉस होती है उसमें पी और सी एन का दोनों होते हैं, ठीक है। और पैन के अंदर हमारे पास पी एन का होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारे पास पी एन का होता है। इसके अलावा उसके साथ ही एसोसिएटेड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस आ जाता है, ठीक है, अगर एसोसिएशन पूछे। तो पैन की स्पेसिफिकली जो एसोसिएशन है वो हमारी हेपेटाइटिस बी के साथ होती है, ठीक है। तो वो इसलिए जो है वो हेपेटाइटिस बी के साथ इधर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, द पेशेंट विद एमआई ऑन द फर्स्ट डे ड्रॉप टी वाज पॉजिटिव। थर्ड डे पे क्या हुआ? Third day of MI, the patient collapsed with the blood pressure down. Pericardiocentesis was done, which shows the hemorrhages instead of good resuscitative measures. Patient expired. What cells you will respond with pericardial activity? तो क्या मिलेगा हमें? थर्ड डे पे क्या आ जाएगा? वहां मैक्रोफेज। क्या आते हैं हमारे पास? न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो 3 to 4 days पे हमारे पास मैक्रोफेज, तो इसमें वही लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? नेक्रोसिस विद द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़े थे, पोस्ट एमआई जो हमने कॉम्प्लिकेशन वगैरह पढ़ी थी उसके अंदर। हाँ, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, 1 to 3 days में वो आ जाएगा। तो अब न्यूट्रोफिल्स की हमारे पास अलग से ऑप्शन तो है नहीं है, तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस दोनों पे लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? एमआई कार्डियोजेनिक शॉक की कॉज है, ठीक है। 23, there is a small cystic mass in the left parietal lobe with the involvement of heart features। तो उसके अंदर मायोक्सोमा है, ठीक है। जो मायोक्सोमा है ये कार्डिक मसल ट्यूमर है, ठीक है। और ये अडल्ट्स के अंदर होता है मायोक्सोमा मेनली, ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम में बॉल लाइक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। ज्यादा कॉमनली एसोसिएटेड मायोक्सोमा जो है ये प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर है अडल्ट्स में, और ये लेफ्ट एट्रियम में होता है ज्यादातर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में होता है ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो है, अगर मैं ये बात करूं कि इसके अंदर एसोसिएशन आ जाती है, तो वो ब्राइटर लोब की सीएनएस के साथ एसोसिएशन आ जाती है माइक्रोमा की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर माइक्रोमा का पूछे तो उसके अंदर ये बॉल लाइक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है लेफ्ट एट्रियम में, और दूसरा इसके साथ एसोसिएशन भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, द लाउडेस्ट वन इज ड्यू टू ई पी आर इंटरवल लोअर नॉर्मल लिमिट। पीआर इंटरवल जो है वो जो डायस्टोलिक फेज है उसके साथ कंसाइड करती है, ठीक है।
जब पीरियड इंटरवल जो है डायस्टोलिक फेज में कंसाइड कर रही होती है तो वेंट्रिकल जो है उसके उस टाइम पे फिल हो रहे होते हैं। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो जिसमें मैंने आपको ईसीजी का बताया था, उसके साथ मैंने कार्डिक साइकिल बताया था। जो डायस्टोलिक फेज होती है उसमें वेंट्रिकल में फिल करना होता है। ठीक है, और उसकी कौन कौन सी दो फेजेस होती हैं, उसकी स्टेप्स कौन से होते हैं कार्डिक साइकिल में, डायस्टोलिक वाले? तीन क्या स्टेप्स आते हैं डायस्टोली में? कार्डिक साइकिल के तीन स्टेप्स जो कि डायस्टली में आते हैं। नहीं, डायस्टली की बात कर रही हूँ डॉक्टर सिद्रा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद शुरू होते हैं डायस्टली के। रिड्यूस फीलिंग वाला। हाँ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, आगे क्या है डॉक्टर हाजर? रैपिड फीलिंग, रिड्यूस फीलिंग। रिड्यूस फीलिंग एंड रैपिड फीलिंग, ये डायस्ट्री की आगे से स्टेप्स हैं जो कि होती हैं। हाँ, ये डायस्ट्री की होती है। इसीलिए इसमें से कौन सी है जो लॉन्गेस्ट फेज है कार्डियक साइकिल की? रिड्यूस फीलिंग। रिड्यूस्ड फीलिंग। और जब हार्ट रेट जो है वो अफेक्ट होता है तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा होता है हार्ट रेट चेंज होने पे? रिड्यूस फीलिंग वाला। रिड्यूस्ड फीलिंग, या मेजरली हम क्या कहेंगे कि डायसली अफेक्ट होते हैं मोर ओवर देन सिस्टले। ठीक है, तो ये जो चीज है वो याद रखनी है कि जब भी हार्ट रेट चेंज होता है तो ज्यादा डायस्टोलिक इफेक्ट आता है देन सिस्टोलिक इफेक्ट, राइट? और इसी में ही जो डायस्टोली में सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वो ये रिड्यूस्ड फीलिंग फेज होती है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट फेज होती है कार्डियक साइकिल की। ठीक है, तो उसमें जो आ जाता है, अब क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स फिल कर रहे होते हैं, फिल अप हो रहे होते हैं, तो पीआर इंटरवल उसको कंसाइड करता है। क्यों? पीआर इंटरवल क्या होता है, पी से क्या हो रहा होता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, और आर तक जो है वो सॉरी, पी से हो रहा होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, और आर में हो रहा होता है हमारे पास वेंट्रिकल। क्यू आर एस में हमारे पास वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन आ रही होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि उस दौरान जो है वो डिपोलराइजेशन के दौरान वेंट्रिकल्स जो है वो फिल अप हो रहे होते हैं, डायस्टोलिक फेज के साथ एसोसिएटेड होती है। तो उसमें क्या होता है कि पीआर इंटरवल जो है वो जब शॉर्टन हो जाएगा तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो इनफ ब्लड फिलिंग नहीं करेंगे। और जब वेंट्रिकल्स इनफ ब्लड फिलिंग नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल्स वुड स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, माइट्रल वॉल्व विल क्लोज वेरी फास्ट विद द लाउडेस्ट वन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी फिलिंग करते जाएंगे वो, जब वो थोड़ी थोड़ी फिलिंग करेंगे तो उसकी वजह से जोर जोर से जो है वो माइट्रल वॉल्व, क्योंकि उसको इतना जल्दी एक्शन करना पड़ेगा, अब थोड़ी फिलिंग पे भी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके तो ब्लड जो है वो बॉडी में भेज देना है, राइट? तो जब वेंट्रिकल ने थोड़ी फीलिंग करके कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी में भेज देना है तो माइट्रल वॉल्व ने तो अपना रोल प्ले करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आना है इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद। तो जब भी जल्दी काम होगा तो उसके अंदर जो माइट्रल वॉल है वो जोर जोर से बचेगा। ठीक है, अब उस दौरान जो है वो S1 जो साउंड है वो जोर से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो लाउड S1 जो है वो पीआर इंटरवल के साथ एंड पे इस तरह एसोसिएटेड होती है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? Okay, fine. Question number 25. The patient who is the shopkeeper suddenly collapses the fine thread pulse of the 120 per minute and low BP of 80-60 mmHg with a pale skin. Before collapse, patient expired sudden central chest pain and epigastric pain. What is the reason of his collapse? तो pulmonary embolism क्यों इसमें हमने कंसिडर किया? ठीक है, इसमें ये है कि अभी आप देखें कि शॉपकीपर सडनली कोलैप्स हुआ था। ठीक है, और उसकी फाइन थ्रेड पल्स आ रही थी 120 पर मिनट, बीपी भी उसका लो आ रहा था, पेल स्किन आ रही थी। लेकिन जो कोलैप्स से पहले है उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, सडन सेंट्रल चेस्ट पेन एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। तो कोई, अब जब आपके पास बीपी की ऑप्शन दे दें वो, ठीक है, फिर वो पल्स भी कह रहे हो कि पल्स आगे पीछे कम आ रही है, तो आपको पता है कि जब आर्टरी से आपने जो रेडियल पल्स चेक करनी होती है वो क्या होती है, रेडियल आर्टरी से आप चेक कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो पेरिफेरल पल्सेस जो आप चेक कर रहे हैं जैसे डोर्सालिस पीडस आर्टरी है या रेडियल आर्टरी है, उसमें आप पल्सेस जब चेक कर रहे हैं तो आपकी नजर में जब एम्बोलाए किसी आर्टरी में जाके स्टक हो जाएगा तो जाहिर है पल्स में फर्क आएगा, ऐसे ही है। तो जब भी एम्बोलिज्म होगा तो उसके केस में आपको ये लोग जो हैं वो फाइन थ्रेड ऑफ पल्स, लो बीपी ऑफ 80-60 देंगे विद पेल स्किन। पेल स्किन से भी एसोसिएटेड हो सकता है कि वो जो एम्बुलाई है अगर उसने मल्टीपल आर्टरीज कवर की हैं
तो उसके अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई टू द एरिया जो है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो पेल स्किन भी हो सकती है। अब क्या है कि जब वो कोलैप्स होने लगा तो उसने एक्सपीरियंस की सडन सेंट्रल चेस्ट पेन एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। तो इसलिए जो है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिसके अंदर वो फाइन थ्रेड पल्स भी दे रहा है। ठीक है, पल्स आ रही है। अब अगर इसी में डाइसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म की बात करता है, तो उसके क्या फीचर्स दे सकता था? आप में से कोई मुझे बता सकता है? हमने ये किया है कल तो। उसमें भी सडन ऑनसेट ऑफ पेन होगी जो बैक में रेडिएट कर रही होगी, और अनइक्वल बीपी होगा दोनों आर्म्स में। हाँ, उसमें अनइक्वल बीपी की बात करेगा, उसमें ये नहीं कहेगा कि लो बीपी आ रहा है। ठीक है, उसमें ये कहेगा कि सडन, हाँ, उसमें जो शार्प जो चेस्ट पेन होती है अनइक्वल बीपी के साथ, हाँ, चेस्ट पेन रेडिएट टू बैक अनइक्वल बीपी, वेरी गुड। तो उसमें ये चीज दे देगा। ठीक है, इसके अंदर क्या वो दे रहा है? वो फाइन थ्रेड पल्स दे रहा है और बीपी लो दे रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कोई एम्बोला आके स्टक हुआ है, इसकी वजह से जो है वो फाइन थ्रेड ऑफ पल्स आ रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि एमसीक्यूज काफी दफा आता है और हर दफा हम कंफ्यूज इसको करते हैं ये डायसेक्टिक एओर्टिक एनोरिज्म के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, द सी एन का इज पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वेस्कुलाइटिस में पॉजिटिव होता है, और मेन प्रेफरली हम वैगनर्स को करते हैं, या ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस भी उसको कहा जाता है। ठीक है, Wagner, very good. 27, the patient taking beta blockers prolonged PR interval, what's the cause? तो drug induced first degree heart block होगा। ठीक है, जाहिर है वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, तो उसने क्या किया कि जो हार्ट के लिए जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो B1 से है। ठीक है, तो अगर वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, तो जाहिर है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे अफेक्ट आएगा, और ये जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आएगा। और हार्ट ब्लॉक के अंदर फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? क्या क्वेश्चन है, रिपीट करते हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल विद ड्रॉप बीट। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक विद मोबिट्स टाइप 2। इसमें ड्रॉप बीट होगी पर पीआर प्रो कांस्टेंट रहेगा इंटरवल। वेरी गुड। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। उसमें वेरी वो कार्डिक वो होता ही नहीं है। ठीक है, नो एसोसिएशन। और उसमें किसका रेट ज्यादा होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में? एट्रियल का। एट्रियल रेट इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियल रेट, वेरी गुड डॉक्टर सिद्रा, वेरी गुड डॉक्टर हर्षा। ठीक है, तो एट्रियल रेट इज ग्रेटर देन, मुझे लगता है बाकी सब जो है ना वो, आज डॉक्टर निशा जो है वो थोड़ा सा रिप्लाई कर रही है, सब सब जो है वो कंट्रीब्यूट किया करें प्लीज, अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो। ठीक है, ताकि इससे ये होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है, तो सब कंट्रीब्यूट किया करें साथ साथ, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने ये आंसर दिया था, ये आंसर ठीक था और ये आंसर गलत था, तो उस पे आपकी गलती और जो भी होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन द केस ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक व्हाट हैपेंस? तो ये हमने कर लिया कि एट्रियल रेट इज ग्रेटर देन वेंट्रिकुलर रेट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉक? शॉक के अंदर क्या होगा? अगर ऑल ओवर द शॉक की बात करेंगे तो शॉक की कंडीशन वो है जिसके अंदर टिश्यू परफ्यूजन या टिश्यू हाइपोक्सिया मेन फीचर होगी। वो जिस भी किस्म का शॉक होगा उसमें ये होगा। ठीक है, अगर सिंपल शॉक की बात करता है तो याद रखिएगा ये जिस भी किस्म का शॉक है उसमें टिश्यू हाइपोक्सिया या टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन जो है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन कॉज ऑफ द सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या होगा? सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के लिए स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, हाँ, 28 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 रिपीट है वही, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस दे रहे। 32, द मैन हैज नॉन लीडर एम आई, वट हैपन्स टू हिम इन फ्यू मिनट्स? तो जब उसको नॉन लीडर एम आई होगा तो उसके बाद क्या है? कुछ घंटों में या 24 आवर्स तक क्या हो सकता है? अरिथमियास। ठीक है, तो अरिथमिया होगा एम आई के बाद कॉम्प्लिकेशन में।
33 the patient died after 6 days of MRI and autopsy, large amount of fluid seen in pericardium। तो क्या है, 6 डेज पे क्या हो जाएगा, कार्डिक टेम्पोनार्ड हो जाएगा। ठीक है, 4 to 7 डेज पे कार्डिक टेम्पोनार्ड, जो ऑलमोस्ट 14 डे तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। 34 द एट्रियल फ्लटर टिपिकली फीचर क्या होगा, हार्ट रेट बिटवीन द 200 एंड 350 बीट्स पर मिनट आएगी। और एट्रियल फ्लटर में कौन सी अपेयरेंस आती है ईसीजी की, शॉर्ट हो। सात अपेयरेंस। Question number 36. The coarctation of aorta is associated with, sorry, constriction just after the subclavian artery। ठीक है, तो ये सबक्लेवियन आर्टरी के बाद जो है वो पोस्ट डक्टल, बाज दफा कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा का ये भी एमसीक्यूज आता है, पोस्ट डक्टल कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो सबक्लेवियन आर्टरी के बाद ही कंस्ट्रिक्शन होती है, तो उसे पोस्ट डक्टल कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा भी आ जाता है, ये भी एमसीक्यूज आता है। ठीक है। अच्छा, 37, patient with a malaise and raised BP died because of hemorrhagic stroke in basal ganglia. On autopsy, bilateral small kidneys with a petechial hemorrhages and hyperplastic arteriosclerosis and fibrinoid necrosis। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया होगा, जिसके अंदर जो है वो पेटिकियल हेमोरेज, स्मॉल किडनी, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस होगी। ठीक है, तो वो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया में होती है, फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस। 38 a patient undergoes the tonsillectomy, he became hypotensive after 2 hours। Why? तो उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। जाहिर है जब भी कोई प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, जब भी कोई, जाहिर है तो उसमें फ्लूइड जो है वो लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो आपके पास कोई भी ऐसा एमसीक्यू है जिसके अंदर कोई प्रोसीजर हुआ है, पेशेंट का सर्जरी हुई है, और उसके बाद वो कहें कि अब पेशेंट को जब हमने वार्ड में शिफ्ट किया तो वो शॉक की कंडीशन में जा रहा था। वो क्यों जा रहा था, क्योंकि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, the patient developed the atrial fibrillation, he was treated accordingly but same patient died due to occlusion of vessels in the brain। by, क्योंकि एम्बोलाई, कोई एट्रियल फिब्रिलेशन से एम्बोलाई निकल के जो है वो ब्रेन में चला गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, a patient come to you with the chest pain, what question will give you maximum information, तो टेल मी अबाउट द पेन। हम पूछते हैं कि पेन के बारे में मुझे थोड़ा बताएं, तो वो उससे जो है वो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा हमने आगे क्या क्वेश्चन करने हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 41, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक पेस मेकर इज प्लेस्ड एट द राइट वेंट्रिकल में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है। 42, the post MI death on the 4th day findings on biopsy of the left myocardium। तो 4th डे पे हमारे पास क्या मिलते हैं, मैक्रोफेजेस मेनली, तो इसमें यही है, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है। 43, द फीचर ऑफ प्राइमरी शॉक इज व्हाट। तो टेकीकार्डिया होता है प्राइमरी शॉक के अंदर, जब हाइपोटेंशन में जा रहा होता है पेशेंट तो टेकीकार्डिक जो है वो हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 रिपीट है। 45, obese person working as a clerk with a sedentary lifestyle was routinely checking his blood pressure and blood pressure was raised। He was investigated but no cause was found। His raised blood pressure is due to what? तो मस्कुलर टोन उसकी, जब उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो इसका मतलब है वो चल फिर नहीं रहा। ठीक है, वो चल फिर नहीं रहा, वो अपना काम नहीं कर रहा, उसकी जो वॉक वगैरह करने की जो है वो कम है, या दूसरा उसकी लाइफस्टाइल में उसने कोई फ्रेश चीजें जो है वो ऐड नहीं की हुई हैं। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में मोस्टली यही होता है कि हमारा जो लिविंग लाइफस्टाइल है वो हमारा डैमेज होता है, तो उसकी वजह से जो है वो उसका जब वैस्कुलर टोन जो है वो बढ़ेगा और उससे रिलेटेड जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो रेज आएगा। ठीक है, अगर चलते फिरते रहे बंदा तो इस तरह नहीं होता, वेस्कुलर टोन नहीं बढ़ती। ठीक है, और जो है वो नीचे से जो वीनस रिटर्न आ रहा होता है सारा वो इजी होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से डेंटरी लाइफस्टाइल हो तो उसके अंदर वेस्कुलर टोन बढ़ जाती है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इनिशियल लेफ्ट टू राइट शंट बिफोर रिवर्सल। तो एल्जमेंगर कॉम्प्लेक्स जो होता है इसके अंदर जो है वो लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है रिवर्सल से पहले पहले। ठीक है, बाकी राइट टू लेफ्ट शंटिंग में हमने कल पढ़े थे 5 T's। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट शंटिंग में हमने पढ़े थे VSD, ASD, PDA। और ये जो मेंगर कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर जो है वो रिवर्सल से पहले पहले अगर लेफ्ट टू राइट शंटिंग की बात करें तो यही कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। इसके अंदर फिर लेयर्ड साइनोसिस के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है,
जब रिवर्स नहीं होना उससे पहले ही एजेमेंगल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, जिसकी कंडीशन में फिर लेट जो है वो साइनोसिस होने लग जाती है। 47 द डिफरेंस बिटवीन द सेप्टिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? टेम्परेचर का। सेप्टिक शॉक में जो है वो आपके पास पेशेंट जब भी आएगा उसको टेम्परेचर होगा, ठीक है। 48 and 65-year-old male patient presented with a chest pain for the last 30 minutes and has ST segment elevation in V1 to V4। तो उसमें क्या होगा? इंटीरियर वॉल एमआई। अब इंटीरियर वॉल एमआई के लिए कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? लैट लेफ्ट। ठीक है जी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इंटीरियर वॉल एमआई के लिए राइट क्रोन। राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड आरी कौन सा? लैटरल वॉल एमआई के लिए सर्कमफ्लेक्स फ्लैट। lateral circumflex artery। वेरी गुड ऑफिसर, वेरी गुड। ठीक है। 49 द हार्ट फेलियर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो फाइब्रेनस पेरिकार्डाइटिस जो कि ऑटोइम्यून डिजीज के साथ ही होगा। 50 द 2 year old child has a history of premature birth, he is the most likely to have what? Pre हाँ, पेटेंट डक्टर सार्टियोसिस, पीडीए, ठीक है। अगर कंजेंटल क्या है? साइनोटिक डिसऑर्डर बच्चों में देखा जाए तो क्या है? वीएसडी। बड़ों में देखा जाए अडल्ट्स फॉर ए एंड ए विद एएसडी। ओवरऑल देखा जाए तो कौन कौन सा ज्यादा? वीएसडी, एएसडी और फिर पीडी है, ठीक है। ओवरऑल के लिए ये है। अगर बच्चों की वो बात करते तो वीएसडी और बड़ों की बात करते तो एएसडी है। और पी में चोटी के साथ पीडीए है हमारे पास, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कंजेंटल साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर कौन सा है? टीजीए। टॉप। टॉप, ठीक है। जो साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेले आ जाएगा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइनोटिक एनोमली एट बर्थ जो होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। हाँ, वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होगा, ठीक है। एट बर्थ जो साइनोटिक डिजीज है, बर्थ में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या होता है? दोनों अपनी अलग जगह से निकल रही होती है, तो उसमें जाहिर है वो बर्थ में ही प्रेजेंट करेगा। लेकिन टॉप के अंदर चीजें जनरेट होनी है। टॉप में क्या है? निमोनिक क्या हम उसमें निकालते हैं? टॉप में क्या क्या होता है? प्रूफ। प्रूफ। हाँ, प्रूफ। क्या क्या आएगा प्रूफ में? पल्मोनरी स्टेनोसिस था। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी थी। ओवरराइडिंग ऑफ अयोर्टा और वीएसटी। वेरी गुड। तो टॉफ जो है वो थोड़ा सा लेट प्रेजेंट करता है, होता है साइनोटिक डिजीज ही है, लेकिन ये जो है वो थोड़ी लेट प्रेजेंट करती है देन टीजी है। टीजी है बर्थ पे प्रेजेंट कर जाती है, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया। और एक फीमेल है जो हिल पे रह रही है और बेबी प्रीमेच्योर है तो उसको क्या होगा? पीटीए होगा। और अगर कोई ऐसा साइनोटिक हार्ट डिजीज इन विच शंटिंग इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, तो वो कौन सी थी जिसमें शंटिंग चाहिए? टीजीए। कीजिए। तो उसमें मैंने कहा था कि पेट्रन डक्टस आर्टरियोसिस रह जाता है, तो उसमें जो है वो फिर उसमें सर्वाइवल थोड़ा बेहतर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हमने सर्जरी नहीं करनी है और हम कुछ हल नहीं निकाल सकते तब तक उस सूरत हाल में पीडीए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो शंटिंग जो हो रही होती है पीजीए की सूरत हाल में बेहतर है। 51 द पेशेंट हैज इरेगुलरली इरेगुलर पल्स ऑन एग्जामिनेशन। तो इरेगुलरली इरेगुलर जो था वो किसके साथ था? एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ, ठीक है। Question number 52. A 50 years old man who has previous history of diabetic retinopathy and MI presented with a chest pain, coronary occlusion occurs commonly due to the what? To thrombosis, ठीक है। कि उसको पहले ही चेस्ट पेन है तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज का मैकेनिज्म क्या होगा कि अब जो है वो तो एमआई भी हुआ है, रेटिनोपैथी भी हुई है, तो उसको थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ठीक है। आप लोग थ्रोम्बोस बन गए। इसके बाद हाँ कोई चीज अफेक्ट करे तो आगे जाके एम्बोलाई कॉज कर सकता है, अगर ये थ्रोम्बोस अपनी जगह से उतर जाए तो, ठीक है। लेकिन जिसको पहले ही मसला है